नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 12 फरवरी 2026 और हमारे हाथ में जो सोर्सेज हैं वो हमें सीधे पूर्वी एशिया ले जा रहे हैं, खास तौर पे नॉर्थ कोरिया। पिछले कुछ हफ्तों से वहां काफी हलचल है। एक तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं और दूसरी तरफ एक बड़ी राजनीतिक तैयारी चल रही है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि किम जोंग उन असल में कर क्या रहे हैं? क्या ये शांति के लिए कोई तैयारी है या फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का एक और तरीका? आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और ये चर्चा मुमकिन हुई है प्रोवेव एआई और स्टाइलो न्यूज की वजह से। प्रोवेव एआई इंटेलिजेंस को शक्ति प्रदान करता है और स्टाइलो न्यूज, जो हमारा एआई पावर्ड न्यूज एप्लीकेशन है, उसी ने इन सभी सोर्सेज को हमारे लिए एनालाइज किया है। और जहां तक मुझे पता है, स्टाइलो न्यूज आम न्यूज ऐप जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजेदार बात यह है कि स्टाइलो न्यूज असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है। इसी सॉफ्टवेयर को सरकारें, सेना और बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि हमारे लिसनर्स को वही इंटेलिजेंस टूल इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है जो दुनिया के बड़े डिसीजन मेकर्स को जानकारी देता है। वाह, ये तो कमाल है। तो चलिए इसी टूल की मदद से इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। शुरुआत उन घटनाओं से करते हैं जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ मिलिट्री एक्शन है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल ड्रामा। कहां से शुरू करें? चलिए मिलिट्री एक्शन से शुरू करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नजर में आता है। ठीक है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 27 जनवरी को नॉर्थ कोरिया ने अपनी राजधानी प्योंगयांग के पास से एक के बाद एक कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें डाली। लेकिन असली खबर वो नहीं है। तो फिर क्या है? असली खबर है जिस सिस्टम का उन्होंने परीक्षण किया, एक 60 मिलीमीटर कैलिबर का KN-25 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। KN-25? हाँ, ये नाम तो सुना है, पर ये इतना खास क्यों है? यह सिर्फ एक बड़ा रॉकेट लॉन्चर ही तो है। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक बड़ा रॉकेट लॉन्चर नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जो पारंपरिक तोपखाने और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच की लकीर को मिटा देता है। मतलब? सोचिए, एक ऐसा रॉकेट सिस्टम जो एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है और हर रॉकेट इतना बड़ा और सटीक है कि वो एक छोटा परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। ओह। ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसे बड़ी संख्या में एक साथ दागा जा सकता है, जो शायद साउथ कोरिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से फेल कर दें। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएं। एग्जैक्टली। मतलब ये कि ये साउथ कोरिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए एक सीधी चुनौती है। बिल्कुल। और ये सब तब हो रहा है जब एक बड़ी राजनीतिक घटना भी होने वाली है ना। हाँ। और यही इस कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू है। फरवरी 2026 के अंत में नॉर्थ कोरिया की वर्कर्स पार्टी की 9वीं कांग्रेस होने वाली है। 9वीं कांग्रेस? ये कितने समय बाद हो रही है? 2021 के बाद ये पहली बार हो रहा है। ये कोई आम मीटिंग नहीं है। ये वो मंच है जहां किम जोंग उन देश की अगली दिशा तय करेंगे। और उन्होंने संकेत दिया है कि इस बार प्राथमिकता होगी असाधारण सैन्य निर्माण। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मिसाइल टेस्ट उस कांग्रेस के लिए एक तरह का ट्रेलर है, दुनिया को और शायद अपने ही लोगों को ये दिखाने के लिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है? ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। वो एक मैसेज भेज रहे हैं बाहर की दुनिया को कि हमसे उलझना मत, और देश के अंदर कि आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस कांग्रेस में आर्थिक आत्मनिर्भरता और परमाणु ताकत को और बढ़ाने पर जोर दिए जाने की पूरी उम्मीद है। ओके, तो इस पूरे गेम में मेन प्लेयर्स कौन-कौन हैं और उनके अपने अपने मकसद क्या हैं? जाहिर है सबसे पहले तो किम जोंग उन ही हैं। हाँ, सबसे पहले किम जोंग उन। उनका सबसे बड़ा मकसद है अपने शासन को बचाए रखना। उन्हें लगता है कि परमाणु हथियार और मिसाइलें ही अमेरिका के किसी भी संभावित हमले से बचने की गारंटी है। ये पार्टी कांग्रेस उनके लिए अपनी ताकत को और मजबूत करने और देश के लिए अगले 5 सालों का एजेंडा सेट करने का एक सुनहरा मौका है। ये वो दिखाना चाहते हैं कि वो एक मजबूत नेता हैं जो देश को भारी खतरों से बचा सकते हैं। और अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, खासतौर पर जब उनकी 2026 की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में कुछ बदलावों के संकेत मिले हैं। देखिए, अमेरिका की स्ट्रैटेजी में एक दिलचस्प बदलाव आ रहा है। नए डिफेंस प्लान के मुताबिक अमेरिका अब नॉर्थ कोरिया को रोकने की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, हाँ, वो साउथ कोरिया को सौंप रहा है। वो खुद एक सपोर्टिंग रोल में रहेंगे। सपोर्टिंग रोल? हाँ, मतलब एक महत्वपूर्ण लेकिन सीमित समर्थन देंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, इसका मतलब है कि अमेरिका चाहता है कि साउथ कोरिया
अपनी रक्षा के लिए ज्यादा आत्मनिर्भर बने। इसी सिलसिले में अमेरिका और साउथ कोरिया अपने सैन्य गठबंधन को मॉडर्नाइज करने पर भी बात कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर अमेरिका अपनी जिम्मेदारी कम कर रहा है तो क्या इससे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग पर दबाव नहीं बढ़ रहा? उन्हें तो रातों रात अपनी डिफेंस क्षमता बढ़ानी होगी। बिल्कुल, और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग इसी बात पर जोर भी दे रहे हैं। वो एक स्वायत्त यानी इंडिपेंडेंट डिफेंस क्षमता की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो नॉर्थ कोरिया की बढ़ती ताकत को एक सीधे खतरे के तौर पर देखते हैं और चाहते हैं कि साउथ कोरिया अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। और इस बातचीत में परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों के अधिग्रहण की संभावना भी शामिल है। परमाणु पनडुब्बियां? हाँ, जो इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है। और इस पूरी तस्वीर में हम नॉर्थ कोरिया के दो बड़े दोस्तों रूस और चीन को कैसे भूल सकते हैं? उनका क्या रोल है? उनका रोल बहुत अहम है। चीन और रूस दोनों नॉर्थ कोरिया के लिए एक तरह से स्ट्रेटेजिक ढाल का काम करते हैं। मतलब? जब भी संयुक्त राष्ट्र में नॉर्थ कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की बात होती है तो ये दोनों देश अक्सर उसे रोक देते हैं। उनके लिए नॉर्थ कोरिया इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को रोकने का एक जरिया है। वो नहीं चाहते कि उनके पड़ोस में एक और अमेरिकी सहयोगी देश की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों को और जिम्मेदार बना रहा है और दूसरी तरफ रूस और चीन नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो एक क्लासिक जियोपॉलिटिकल चेस गेम जैसा लग रहा है। बिल्कुल, हर कोई अपने मोहरे चल रहा है और कोरियाई प्रायद्वीप इसका चेस बोर्ड बना हुआ है। चलिए अब इन घटनाओं के असर पर बात करते हैं। जाहिर है इसका असर सिर्फ नेताओं की मीटिंग्स तक सीमित नहीं होगा। आम लोगों पर, देश पर और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका असर कई लेवल पर है। सबसे पहले स्थानीय यानी लोकल लेवल पर, नॉर्थ कोरिया के अंदर। जब एक देश अपनी पूरी ताकत सेना बनाने और आत्मनिर्भरता पर लगा देता है तो इसका सीधा असर आम नागरिकों की जिंदगी पर पड़ता है। संसाधन खाने पीने की चीजों या दूसरी जरूरी चीजों से हटकर हथियारों पर खर्च होने लगते हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि किम जोंग उन कुछ आंतरिक विकास के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, जैसे सिन्वी जू में एक बड़ा ग्रीन हाउस फार्म का उद्घाटन या एक देशव्यापी कंस्ट्रक्शन अभियान। क्या ये सिर्फ दिखावा है या वो सच में लोगों की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ वो दिखाते हैं कि उन्हें लोगों की परवाह है, खासकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद। ये ग्रीन हाउस फार्म और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स उनकी छवि को बेहतर बनाते हैं। सही है। लेकिन दूसरी तरफ देश का ज्यादातर बजट सेना पर ही खर्च हो रहा है, तो शायद ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। कैसा संतुलन? लोगों को ये दिखाना कि सरकार उनकी जरूरतों का ध्यान रख रही है ताकि वो सैन्यीकरण की नीतियों पर सवाल न उठाएं। और इस सीमा के पार साउथ कोरिया और जापान में क्या माहौल है? वहां सुरक्षा को लेकर चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। स्वाभाविक है। जब आपका पड़ोसी लगातार मिसाइलें टेस्ट कर रहा हो, खासकर ऐसी मिसाइलें जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं, तो डर का माहौल बनना लाजमी है। इससे वहां की सरकारों पर भी अपनी रक्षा मजबूत करने का दबाव बढ़ता है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में हथियारों की एक होड़ शुरू होने का खतरा है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इसका क्या असर हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके दो बड़े असर हैं। पहला, ये वैश्विक परमाणु अप्रसार यानी नॉन प्रोलिफरेशन की कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका है। दुनिया कोशिश कर रही है कि परमाणु हथियार और न फैलें, और नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि भी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, और ये बात स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली आखिरी बड़ी संधि थी। सही। जब वो खत्म हो गई तो दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच कोई लगाम नहीं रही। इससे पूरी दुनिया में एक परमाणु अनिश्चितता का माहौल बन गया है। और नॉर्थ कोरिया के ये टेस्ट उस आग में घी का काम कर रहे हैं? हाँ, एक तरह से। सोर्सेज में नॉर्थ कोरिया द्वारा रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए हथियार सप्लाई करने का भी जिक्र है। हाँ, और ये इस पहेली का एक और अहम हिस्सा है। खबरों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने रूस को तोपखाने के गोले और दूसरी सैन्य सामग्री दी है। अच्छा। हालांकि बताया जा रहा है कि जनवरी में कड़ाके की सर्दी की वजह से ये सप्लाई धीमी हो गई थी। लेकिन ये दिखाता है कि नॉर्थ कोरिया अब सिर्फ एक क्षेत्रीय खतरा नहीं है, बल्कि वो वैश्विक संघर्षों में भी एक भूमिका निभा रहा है। इससे यूक्रेन का संघर्ष और भी जटिल हो जाता है। बिल्कुल। ये तो वाकई एक बहुस्तरीय समस्या है जिसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो अब आगे क्या? हमारे लिसनर्स को आने वाले दिनों या हफ्तों में किन खास चीजों पर नजर रखनी चाहिए?
सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जिस पर नजर रखनी है वो है फरवरी के अंत में होने वाली वर्कर्स पार्टी कांग्रेस। उस कांग्रेस से जो भी खबरें बाहर आएंगी उनसे नॉर्थ कोरिया की सैन्य और आर्थिक प्राथमिकताओं का साफ संकेत मिलेगा। क्या वो और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएंगे या फिर अर्थव्यवस्था पर भी कुछ ध्यान देंगे, ये सब उसी कांग्रेस में तय होगा। और क्या किसी बड़े सैन्य प्रदर्शन की भी उम्मीद है, जैसे कोई परेड? हाँ, सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि प्योंगयांग में एक बहुत बड़ी सैन्य परेड की तैयारी चल रही है। अच्छा। ये बहुत संभव है कि नॉर्थ कोरिया इस परेड का इस्तेमाल अपने नए हथियारों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए करें। शायद कोई नया ICBM या कोई हाइपरसोनिक मिसाइल। ये उनका तरीका है दुनिया को ये बताने का कि उनकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। परेड के अलावा और क्या देखने लायक होगा? 2 और चीजें हैं। एक, अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच जो डिफेंस को लेकर बातचीत चल रही है उसका नतीजा क्या निकलता है। मतलब जो साउथ कोरिया सच में परमाणु पनडुब्बी हासिल करेगा? हाँ, क्या वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा? अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और दूसरा, नॉर्थ कोरिया के इन मिसाइल टेस्ट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या प्रतिक्रिया देता है? क्या चीन और रूस फिर से किसी प्रस्ताव को रोकेंगे या इस बार कुछ एक्शन लिया जाएगा? इन घटनाओं से आने वाले महीनों की दिशा तय होगी। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया एक दोहरी रणनीति पर चल रहा है। एक तरफ वो लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो देश के अंदर स्थिरता बनाए रखने और विकास के कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है। वो दुनिया से अलग थलग भी रहना चाहते हैं और साथ ही दुनिया के मंच पर एक ताकतवर खिलाड़ी के तौर पर देखे भी जाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी है या फिर ये सिर्फ एक बेहतर डील हासिल करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है, कोरियाई प्रायद्वीप आने वाले कई महीनों तक खबरों में बना रहेगा। और अगर आप भी इन खबरों पर और दुनिया भर की दूसरी घटनाओं पर अपनी पैनी नजर बनाए रखना चाहते हैं तो स्टाइलो न्यूज़ आपकी मदद कर सकता है। आज की ये सारी इस जानकारी स्टाइलो न्यूज़ के जरिए ही मुमकिन हुई है। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको सैकड़ों न्यूज़ सोर्सेस और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, से अपनी जरूरत के मुताबिक इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफिंग बनाने की सुविधा देता है। AI पावर्ड खबरें ऑन डिमांड पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक काफ़ी गंभीर विषय था, लेकिन उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आप भविष्य के विश्लेषण के लिए कोई विषय सुझाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। अब जाने से पहले मैं बस एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ सोचने के लिए। बताइए। हमने आज सरकार, सेना और नेताओं की रणनीतियों पर बात की, लेकिन नॉर्थ कोरिया के उन 2.5 करोड़ लोगों का क्या जो इस पूरी कहानी के बीच में है? एक ऐसी दुनिया में जहां जानकारी को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्या एक पूरे देश को हमेशा के लिए अंधेरे में रखा जा सकता है? इस पर सोचेगा।